कपड़े फैलाते फैलाते ही सुजाता ने समय का अनुमान लगाया। सूरज सिर के ऊपर आ गया है, 12 तो बज ही रहे होंगे। रविवार का दिन बस कहने भर को छुट्टी का दिन होता है। उस दिन तो काम और भी बढ़ जाता है। नहाते धोते 1 बज ही था, तभी उसे अपनी सास शांति देवी और नेहा के जोर जोर से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। ज़रूर आज नेहा फिर से अपनी सास से लड़कर चली आई होगी। नेहा उसकी छोटी ननद है, जिसका ससुराल इसी शहर में है। जब भी उसकी अपने ससुराल वालों से किसी बात पर कहा सुनी होती है, हाथ में सूटकेस उठाए अपने मायके चली आती है। घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली होने के कारण लड़ कर आने पर भी उसके गैर जिम्मेदार हरकतों के लिए उसे समझाने के बदले शांति देवी बढ़ चढ़कर नेहा के ससुराल वालों में ढेरों नुक्स निकालती और उन्हें कोसती रहती। फिर लड़ाई का दूसरा पार्ट शुरू होता। नेहा के पति राहुल को दूसरे दिन बुलवाया जाता और छोटी छोटी बातों पर, जो हर घर में सामान्य रूप से घटित होती है, उनके लिए उससे देर तक सवाल जवाब किया जाता। राहुल के अपने घर का रहन सहन उनके आधुनिक ससुराल की अपेक्षा काफ़ी साधारण था, इसलिए वह थोड़ा अपने ससुराल वालों से वैसे भी दबता था और चुपचाप सारी बातें सहन कर नेहा को वापस अपने साथ ले जाता। जल्दी से स्नान कर सुजाता रसोई की तरफ लपकी, तभी शांति देवी की नज़र उस पर पड़ गई। सुजाता को सुनाकर तेज आवाज में वो बोली, हेलो महारानी, के पूरे 3 घंटे का राज स्नान समाप्त हुआ। न जाने कौन से उपटन मले जा रहे थे कि घर में तूफान आ जाए, पर उन्हें होश ही नहीं रहता। उसकी सास अच्छी तरह जानती थी कि रविवार को हफ्ते भर का ढेर सारा जमा कपड़ा सुजाता को धोना पड़ता था। फिर भी बेटी की भड़ास निकाल रही थी। वैसे भी काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए सुजाता चावल बनाने के लिए पानी चढ़ा डब्बे से दाल निकालने लगी। तभी रसोई घर के दरवाजे पर खड़े सुजीर की सख्त आवाज़ ने उसे डरा दिया। सुबह से घर में बैठी जाने कौन सा पहाड़ तोड़ती रहती हो कि कोई आए या जाए स्वागत सत्कार करने तो दूर की बात है, तुम्हें तो मिलने तक की फुर्सत नहीं मिलती। कोई मरे या जिए तुम्हें क्या है, हर समय अपना ही सुख तलाशती रहती हो। 1 बजने जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले चावल ही चढ़ा दूं, क्योंकि अम्मा जी ठीक 1 बजे खाना खा लेती हैं। फिर इत्मीनान से नेहा से बात करूंगी। सुजाता के जवाब पर सुधीर के ताने शुरू हो गए। बहुत एहसान है आपका कि छुट्टी के दिन भी 1 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा। घर में कुल जमा 4 जन ही हैं, जिसमें सौम्या को अम्मा ही संभालती हैं। फिर भी दिखाओगी कि दिन भर काम ही करती रहती हो। सुधीर जैसे आया था वैसे ही बड़बड़ाते हुए चला गया। वह भी चावल दाल चूल्हे पर चढ़ा पीछे ड्राइंग रूम में आ गई, जहां सोफे पर नेहा बैठी आंसू बहा रही थी। वहीं बगल में उसकी सास बैठी नेहा के ससुराल वालों के बारे में जली कटी कर रही थी। जैसे ही उनकी नज़र सुजाता पर गई, एक हमारे घर की बहू है जो इस घर में बैठी हर वह सुख भोग रही है जिसकी कभी उसने अपने पिता के घर में कल्पना भी नहीं की होगी, और एक हमारे घर की बेटी है जो इस जन्म का पाप भोग रही है। जितना भी अपने ससुराल वालों के लिए करो, उनका मुंह फुला ही रहता है। इतना दिया था हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में, बहू के
परिवार वालों की तरह हाथ हिलाते नहीं भेज दिया था। फिर भी हमारी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती है। सुजाता बात का रुख पलटने के लिए नेहा से बोली, चाय पियोगी? वैसे खाना भी तैयार हो ही चला है। सुधीर बीच में ही बोले, बहुत जल्दी चाय की याद आ गई। यह भी नहीं सोचा कि यह कोई चाय पीने का समय है। पूछ लिया, बड़ी मेहरबानी की। अब जाओ, जाकर खाना लगाओ। कब से हम सब भूखे बैठे हैं। सुधीर की बातों से सुजाता का सारा प्रेम, सारी सेवाएं धरी की धरी रह गई और वह उठकर फिर से रसोई घर में चली गई। इधर उसकी सास का रोना शुरू हो गया। हमारी तो किस्मत ही खोटी है। बहू मिली तो वह भी किसी ढंग की नहीं, दामाद मिला तो वह भी वैसा ही है, हमेशा अपनी माँ के पल्लू से ही बंधा रहता है। पति की खुदगर्जी और सास का रवैया सुजाता को डंग सह चुभ रहा था। फिर भी सब कुछ सहकर वह सामान्य होने की कोशिश करती, काम में जुटी रहती। हर बार की तरह फोन करके राहुल को बुलवाया गया, पर इस बार राहुल ने आने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था, नेहा खुद ही घर छोड़ कर गई है तो खुद ही लौट कर आए। बहुत दबाव डालने पर भी वह किसी भी कीमत पर नेहा को लेने जाने को तैयार नहीं हुआ। सुधीर ने सभी हथकंडे अपनाए, पुलिस की धमकियां भी देता रहा, लेकिन नेहा के पति और ससुराल वाले अपनी ही जिद पर अड़े रहे। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। सुजाता अपनी सास और सुधीर को जिद तोड़ समझौता की सलाह देना चाहती थी, लेकिन वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि उसके बोलने का घर वालों पर कोई असर नहीं होगा। उनकी सास ने उस घर में कभी उसके ससुर की तो चलने ही नहीं दी, फिर उसकी क्या विसात थी। हर एक बात का फैसला शांति देवी ही करती आई थी। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ज्यादा ही उद्दंड और स्वार्थी हो गए थे। नेहा भी अपने ससुराल में माँ की तरह सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमेशा अपनी सास, ननद और पति से झगड़ती रहती। छोटी छोटी बातों में भी फोन पर माँ से सलाह लेती और उनके निर्देश के अनुसार घर चलाने की कोशिश करती। वह जब कभी जरा सा भी बीमार हो जाती, तुरंत माँ को टेलीफोन कर देती और उनकी माँ आनन फानन में पहुँच कर नेहा को अपने साथ घर ले जाती। नेहा के व्यवहार और घर में माँ की दखल अंदाजी से नेहा का घर टूटने लगा था। सास और पत्नी की हरकतों से राहुल बुरी तरह खींच जाता। अपनी सास की ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह नेहा को समझाने की कोशिश करता तो नेहा अपना सूटकेस उठाए मायके पहुंच जाती। हर बार किसी न किसी तरह समझौता हो ही जाता, लेकिन इस बार दोनों परिवार अपनी अपनी ही बात मनवाने के लिए खड़े थे। यही कारण था कि बात तलाक तक पहुंच गई। घर में इस बात को लेकर हर समय तनाव की स्थिति बनी रहती। घर के लोगों का बाता तनाव गुस्से के रूप से सुजाता पर बरसता। सुधीर का व्यवहार भी अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा ज्यादा ही निर्दयी और रूप हो गया था। हर छोटी बड़ी बात के लिए वह अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराता। गुस्सैल तो वह पहले से ही था। बढ़ती परेशानी में उसे निठुर और अमानवीय बना दिया था। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाने पर सुधीर इतना गुस्सा हो गया कि सुजाता को गुस्से के मारे इतने जोर से धक्का दिया कि वह सीधे दीवार से जा टकराई।
और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। सुजाता दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। सिर पर लगे चोट से ज्यादा मन पर लगा घाव उससे बेचैन कर रहा था। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी अपने सिर के ऊपर उसे किसी के हाथों का कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसकी नज़र सामने बैठी नेहा पर गई। जाने कब से आकर बैठी है, उसे आराम तक नहीं हुआ। नेहा धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। नेहा ने ही चुप्पी तोड़ी। एक बात पूछूं भाभी, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो बिना सोचे समझे मैं भी आपको जाने क्या क्या बोल दिया करती थी, पर अब सोचती हूँ इतना सब कुछ आप कैसे सहन कर लेती हैं? क्या आपको अभी गुस्सा हो कर घर छोड़ने का मन नहीं होता? खुशी खुशी कोई नहीं चाहता इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीना। सच कहूँ तो कभी कभी मेरा मन भी खुशियों की तलाश में भटकने लगता है। दिल चाहता है सब कुछ छोड़ जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं, पर क्या इतना आसान है सब कुछ? किस्मत वालों को ऐसी जिंदगी मिलती है, वरना जिंदगी तो हर कदम पर खुद ही एक चुनौती है। कहीं न कहीं तो इस चुनौती को स्वीकारना ही पड़ता है। तुम्हारे भैया गुस्सैल और परेशानियां उन्हें कभी कभी कठोर बना देती है, फिर भी जब इस तरह का गुस्सा दबंग करने वाला व्यक्ति पति के रूप में मिल जाए तो उसका एकमात्र उपाय उसे छोड़कर भाग जाना या अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना कहीं होता है। मेरे हिसाब से ऐसी हालत में जीवन की इस चुनौती को स्वीकार करना और हालत को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करना ही सही रास्ता है। वैसे भी पुरुष होते ही अहंगवादी, और जहाँ तक तुम्हारे भैया का सवाल है, उनका विवेक भले ही कुछ समय के लिए खो जाता है, पर उनके अंदर की इंसानियत अभी जिंदा है। उन्हें अपने किए का एहसास रहता है। मेरे साथ बुरा सलूक करने के बाद कई दिनों तक तो मुझसे नजरें नहीं मिला पाते। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी देखभाल भी करते हैं। उनके गुस्से को मैंने बहुत कुछ साध लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास दिला रही रास्ते पर ले जाएगी। बस ईश्वर की यही प्रार्थना है कि मेरे मन का विश्वास कायम रहे। यह जरूरी नहीं कि हर जगह पति ही दोषी हो। आज का यह सबसे बड़ा सत्य है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती नारियां का स्वाभिमान अभिमान के हद को पार कर रहा है। यही अभिमान छिन्न भिन्न कर रहा है। उनकी सहनशीलता और छोटी छोटी बातों को सम्मान का विषय बनाकर घर टूटने लगा है। इस टूटते परिवार की सारी गलती बच्चों को झेलनी पड़ रही है। सच पूछो तो औरत बरगद की वो छांव है जहां बच्चे ही नहीं घर के बुजुर्ग भी चैन और सुकून की सांस लेते हैं। इसलिए शायद ईश्वर ने नारी को इतना मजबूत और दिलो दिमाग से कोमल बनाया है ताकि रिश्तों की भावना को दिल से महसूस कर वह उसे टूटने से बचा सके। विपरीत परिस्थितियों में नारी अपने अंदर छुपी अधस साहस और सहनशीलता से अपने घर का तिनका तिनका जोड़ उसे बिखरने से बचा लेती है। कौन नहीं जानता है कि उसे सुंदर समझदार और प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, लेकिन जीवन में सब कुछ वही नहीं मिलता है जैसा कि हम चाहते हैं। अगर अनचाहा मिले तो उसे अपने जैसा ढालने की कोशिश करना ही समझदारी है, ना कि सब कुछ छोड़ कर भाग जाने में कहाँ
और किन किन कठिनाइयों से हम भागते रहेंगे। मेरी मानो तो नेहा, तुम अपने सारे मान अभिमान को भुला अपने ससुराल लौट जाओ। सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी से ससुराल के लोगों के साथ जीने की कोशिश करो तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वह लोग इतने बुरे भी नहीं हैं। फिर भी अगर कभी अपने परिवार को समेटने में तुम्हारा घर टूटने लगे है तो अपनी भाभी को याद कर लेना। उनके संघर्षों को जो पिछले 5 सालों से वह तुम्हारे मायके को अपनाने के लिए कर रही है। दूसरे ही दिन बिना किसी को कुछ बताए नेहा घर से गायब थी। घर के लोगों को लगा सुबह सुबह मंदिर गई है। देर होने पर सबको चिंता होने लगी। तभी नेहा का फोन आ गया कि वह अपने ससुराल चली गई है और यहाँ हर तरह के ठीक है। किसी को भी इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ते बाद नेहा अपने पति के साथ सबसे मिलने मायके आई। दोनों ही काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। आते ही राहुल ने अपनी सास और सुधीर से माफ़ी मांगी और सीधे दोनों सुजाता के कमरे में आ गए। कमरे में आते ही नेहा सुजाता से लिपट गई। भाभी, आपको किन शब्दों में शुक्रिया कहूँ। आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। आप नहीं होती तो जिंदगी में न जाने मैं कितने कष्ट झेलती, इसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं। खाने की टेबल पर नेहा अपनी सास से बोली, माँ, आज से आप मेरी कोई चिंता नहीं करेगी। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी और आपको किसी की चिंता करनी है तो भाभी की कीजिए। तभी इस घर में भी सच्ची शांति आएगी। अगर आप लोगों का बुरा व्यवहार सहते सहते कहीं भाभी टूट गई तो यह घर पूरी तरह उखड़ जाएगा। मेरी सास से तो आप आशा करती हैं कि वह आपकी बेटी को अपनी बेटी समझे, आपकी बेटी के अधिकार को समझे, तो फिर इन्हीं सब बातों से आप भाभी को क्यों दूर रखती हैं। भैया से मैं भी यही कहूँगी कि कितनी नसीहत आप राहुल को देते हैं, वह सारी ही नसीहत खुद आपको भी याद करनी चाहिए। भाभी की सहनशीलता को आप लोग उनकी कमजोरी मत समझिए। रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी ही पर नहीं है। पत्नी एक बंधन मात्र नहीं होती, वह तो ईश्वर, समाज और माता पिता के आशीर्वाद से पति और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती है। जिसके मानसिक रूप से टूटने ही सब कुछ टूट कर बिखर जाता है। थोड़ी देर के लिए खाने के टेबल पर शांति छा गई, मानो सभी के अंदर विचारों का मंडल चल रहा था। नेहा के ससुराल वाले ही सुधीर सुजाता को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगा। सुजाता के बार बार मना करने पर वह मानने को तैयार नहीं था। तभी शांति देवी बोली है, अगर बहू डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो उसे कहीं दूसरी जगह घुमा ला। मैं आज खाना खुद ही बनाऊंगी और हाँ, सौम्या भी मेरे साथ ही रहेगी। सुजाता को आज पहली बार लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं, मगर पूरी ही लगन से कोई काम को पूरा करने के लिए ठान ले तो जिंदगी जरूर उसे एक मौका देती है। अपने काम को पूरा करने के लिए बस ज़रूरत होती है सब्र करने की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।